हाय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बीटा पॉइंट पे स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 रेलवे आरआरबी के जनरल साइंस के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चंस आपको भी याद होंगे और ये रिपीट कराने के लिए कराए जा रहे हैं क्वेश्चंस। दोस्तों पहला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है। तो दोस्तों वो हिरन का होता है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि हिरन कैसी प्राणी है तो दोस्तों आप बताएंगे स्तनधारी प्राणी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2 और इसका सबसे ज्यादा उत्सर्जन संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो दोस्तों अभी इनके हाल ही में राष्ट्रपति कौन बने हैं, जो बाइडन। और संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC के साथ साथ दोस्तों करेंसी क्या है, अमेरिकी डॉलर है। और हमारी भारतीय मूल की अभी उपराष्ट्रपति कौन बनी है, वो बनी है कमला हैरिस। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों ये विद्युत में प्रयोग होता है। किसमें? विद्युत के उद्योग में दोस्तों, यानी जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं या इलेक्ट्रिक का काम ज़्यादा होता है, वहाँ पे अभ्रक को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था। तो वो किया था दोस्तों हेनरी सीले ने। ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि दोस्तों प्रेशर कुकर के अंदर जो दाब होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। किससे? वायुमंडलीय दाब से, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है। अगर दोस्तों दाब बढ़ेगा तो जल का क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है। तो दोस्तों न्यूटन का है यह तीसरा नियम है। और दोस्तों बल का परिभाषा किस नियम से मिलता है, न्यूटन के किस नियम से संबंधित है। तो दोस्तों ये जान लीजिएगा, न्यूटन के प्रथम नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न है 8 नंबर है कि तांबा का शत्रु तत्व है। तो दोस्तों कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है, गंधक है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि दोस्तों जो लाल रंग का प्रकीर्णन होता है ना, वो सबसे कम होता है, वो ज़्यादा फैलता नहीं है, इसलिए वो लाल रंग का प्रतीत होता है। अगर हम सबसे ज़्यादा बात करें, सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, तो जिस कलर से हम लिख रहे हैं दोस्तों बैगनी कलर का होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की। तो दोस्तों ये हेनरी बेकरेल ने किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि दो समतल दर्पण को अगर एक दूसरे से 60 डिग्री की कोण के बीच में झुका दिया जाएगा तो इनके बीच रखी एक गेंद के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। प्रतिबिंबों की संख्या पूछ रहा है। तो दोस्तों वो टोटल 5 प्रतिबिंब बनेंगे। अगला प्रश्न है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार यही पूछे जा रहे हैं। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है। तो दोस्तों ये एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है हवा का बुलबुला। तो हम बता दें दोस्तों अवतल लेंस इस तरीके का होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, बीच में पतला और किनारे पे मोटा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है। तो दोस्तों वो विशिष्ट गुरुत्व की जो मात्रा होती है वो समान होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है तो दर्पण में मनुष्य के प्रतिबिंब की चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, ये दुगुने चाल हो जाएगी इसकी। ठीक है, समतल दर्पण की बात करेंगे तो इसका चाल क्या हो जाएगा, 2 गुना, यानी 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 15 नंबर है कि कारों, ट्रकों और बसों के ड्राइवर की सीट के बगल में जो दर्पण लगा होता है वो किसका होता है। तो दोस्तों उत्तल दर्पण होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें कार की, ट्रक की और बस की, जो हम साइड से देखते हैं प्रतिबिंब पीछे की गाड़ियों का, तो दोस्तों वहां पे हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं।
अगला प्रश्न है 16 नंबर, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो दोस्तों वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रास्टस। तो दोस्तों ये प्रश्न बार बार रिपीटेड है, इनको ध्यान से पढ़ के जाइए। अगला प्रश्न है 18 नंबर की निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो आपको पता है दोस्तों कि इस्पात यानी स्टील में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। 19 नंबर है कि एक व्यक्ति घूमते हुए टेबल पर अपनी बाहें फैलाकर खड़ा है, यानी एक टेबल घूम रहा है, गोला सा है दोस्तों, और इस पे एक आदमी जैसे खड़ा है और अपनी बाह को फैलाए हुए है। तो दोस्तों वो एकाएक जब बाह को सिकोड़ लेगा तो स्टूल का कोणीय वेग क्या हो जाएगा? वो दोस्तों बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आपने वृत्तीय गति पढ़ी होगी तो उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। दोस्तों अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर है कि चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई देगी? कभी नहीं सुनाई देगी दोस्तों, नहीं सुनाई देगी। भाई चंद्रमा इतना दूर है और विस्फोट वहां हो रहा है बम का, और यहाँ कैसे सुनाई देगा? कभी नहीं सुनाई देगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 21 नंबर है कि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? तो दोस्तों पलायन वेग है, और साथ ही साथ ये भी डिपेंड करता है कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी की तुलना में 1/6 है। ये भी पूछा जाता है प्रश्न, तो ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो सरल लोलक की बात आई है तो आवर्तकाल का सूत्र होता है T बराबर √L/g। ये तो आपको पता होगा। क्या बढ़ रहा है? लंबाई 4% बढ़ जा रही है, तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? वर्गमूल निकलेगा तो 2 गुना हो जाएगा दोस्तों, तो 2% बढ़ जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 23 नंबर कि एक व्यक्ति झूला झूल रही है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का जो आवर्तकाल रहेगा दोस्तों वो अपरिवर्तित रहेगा। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं और रॉन्ग करके चले जाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है 24 नंबर है कि हम रेडियो की घुट्टी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है? तो दोस्तों ये अनुनाद के कारण संभव हो पाता है कि हम रेडियो के क्या कहते हैं घंटी को घुमाकर दोस्तों विभिन्न स्टेशनों को, जैसे 99.4 FM, 93.4 FM ये पकड़ाते हैं। तो इसके मुख्य कारण इसका क्या है दोस्तों? इसका मुख्य कारण अनुनाद है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, ये आपको पता होगा कि वेंचुरी मीटर से आप क्या ज्ञात करते हैं? तो दोस्तों वेंचुरी मीटर की सहायता से जल के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न है कि चौराहे पर पानी के फव्वारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि दोस्तों पानी का जो वेग होता है ना वहाँ पे अधिक होने के कारण दाब घट जाता है, इसलिए जो फव्वारे में गेंद होती है वो नाचती हुई रहती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, 27 नंबर है कि यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या सिकोड़ कर आधी रह जाएगी तो दिन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर पृथ्वी अपनी आधी त्रिज्या को सिकोड़ कर आधी कर दे तो उस समय दिन होगा, तो वो उस समय दिन 12 घंटे का हो जाएगा। तो आपको पता है पृथ्वी इतनी बड़ी है दोस्तों, अब ये इस पे द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब ये त्रिज्या r थी, अब इसको r/2 कर दिया है, तो दोस्तों दिन भी तो घट जाएगा ना, आधा हो जाएगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो वह पिंड क्या होगा? पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा दोस्तों। इसीलिए ऐसे ही 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से दोस्तों उपग्रहों को भी स्थापित किया जाता है, वो पृथ्वी पर नहीं आती हैं क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाती हैं। 29 नंबर है कि उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या उपयोग करना चाहिए? तो दोस्तों उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को स्प्रिंग घड़ी का उपयोग करना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट है, ये सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये पढ़े होंगे आप लेकिन रिवाइज करके जाइए। अगला है पॉइंट कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहेगा तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय तल का त्वरण क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 2% घट जाएगा। ये भी याद करके जाइएगा। अगला प्रश्न है कि दाब का मात्रक है,
तो दोस्तों दाब का मात्रक, दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, यानी F/A। तो आपको पता है कि दाब बराबर होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और दोस्तों इसे पास्कल भी कहते हैं, और 1 पास्कल बराबर 10⁵5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न है कि खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए। तो दोस्तों जो खाना पकाने का बर्तन है ना, वो उच्च विशिष्ट ऊष्मा और निम्न चालकता का होना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे फास्ट नहीं पढ़ा रहे हैं सर, लेकिन दोस्तों आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। 33 नंबर है कि झरने में जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है। तो दोस्तों जब भी जल को झरने से ऊंचाई पर से गिराया जाता है, या किसी भी जल को आप ऊंचाई पर से गिराएंगे तो उसके ताप में वृद्धि हो जाएगी, यानी वो बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है कि केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। तो दोस्तों बर्फ का जो गलनांक होता है केल्विन में, वो 0 डिग्री केल्विन होता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो दोस्तों ये ग्रीक भाषा है, ठीक है, ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 36 नंबर है कि क्यूरी किसकी इकाई मानी जाती है, या नाम है किसकी इकाई का। तो दोस्तों क्यूरी रेडियोधर्मिकता की इकाई होती है, और ये दोस्तों मैडम क्यूरी के नाम पर पड़ा है, ये भी ध्यान दीजिएगा। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो दोस्तों हम आपको बता दिए हैं, बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। और अगर हम बात करें दोस्तों किरण की तरंगदैर्घ्य की बात करें, तो अवरक्त किरणों का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए, यानी फ्रिज का दरवाजा खोल दिया जाए, तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा, न कि वो ठंडा होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो दोस्तों वो 7 रंग होते हैं। कितने, 7। इसे हम बहनी या पलाना के नाम से भी याद कर सकते हैं, या बिबजोर से याद कर सकते हैं। दोस्तों एक बात हम आपको बता दें, जो इंद्रधनुष बनता है ना, वो पानी की बूंद पर जब क्या कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, उसके कारण बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 40 नंबर है कि सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है। तो दोस्तों सेकंड से मतलब है दूसरा, तो इसका क्या होता है आवर्तकाल, 2 सेकंड होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये बेंगलुरु, बेंगलोर क्या है, कर्नाटक की राजधानी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पराध्वनिक विमानों की चाल होती है। तो दोस्तों पराध्वनिक की बात आ गई ना, तो ये ध्वनि की चाल से अधिक होती है। परामंद अधिक, ऐसे याद कर लो, ठीक है। 43 नंबर की बात करें तो भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है या ऊंचाई होती है। तो दोस्तों जो भूमि से उपग्रह की ऊंचाई होती है ना, वो 36,000 किलोमीटर होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो दोस्तों हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है चिकित्सा छात्र के विद्यार्थियों को, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि 45 नंबर, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों जो रेडिएटर होता है ना, वो इंजन को ठंडा करने का काम करता है, ठीक है, उसमें कूलेंट की सप्लाई की जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि 46 नंबर है कि मनुष्य के शरीर के ताप होता है। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो दोस्तों 98.6 के करीब होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, दूरदृष्टि दोष के व्यक्ति को क्या नहीं दिखाई देता। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होता है ना, तो उसे दोस्तों निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई ही देगी, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस के ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाए, अगर हम किसी किताब को देख रहे हैं किसी लेंस से और उसके अक्षर बड़े दिखाई दे रहे हैं, तो कौन सा लेंस होगा दोस्तों, वो उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस की पहचान क्या है, ये बीच में मोटा और किनारे पर क्या होता है, पतला। दोस्तों यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देगा तो वो अवतल लेंस होगा। और एक बात और, तो दोस्तों तारे जो होते हैं टिमटिमाते हैं किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अपवर्तन का नियम क्या होता है दोस्तों, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है
तो अपने मार्ग से या तो दूर हट जाएगी या तो अपने मार्ग से झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यही प्रकाश के अपवर्तन का नियम है। दोस्तों यहाँ दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष की बात आई है। याद करने की एक ट्रिक बताते हैं दोस्तों, DUNA DUNA। अगर दूरदृष्टि दोष है किसी को तो दोस्तों उसे उत्तल लेंस लगाने की आवश्यकता है। अगर उसे निकट दृष्टि दोष है तो उसे अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। इससे प्रश्न आता है। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और हमें फॉलो कर ले दोस्तों इन सारे मीडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी ऐसे ही वीडियो देखते रहें। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा।